नमस्कार, आप सभी का क्लास इन क्लिक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को न्यूज़ पता चला होगा कि संभावना यह बताई जा रही है कि जो सीएमओ का एग्ज़ाम है वह सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है प्री और मेंस का, उसके साथ रिटन फॉर्म पे लिया जाएगा। तो हो सकता है कि सीएमओ की पोस्ट इंडिविजुअली हमें देखने को ना मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पढ़ाई करते आ रहे हैं उसे रोक देना चाहिए या उसके रास्ते से भटक जाना चाहिए। बेसिकली हमने जो तैयारी की थी वो छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर भी की थी। तो अब हमारा फोकस सीजीपीएससी प्री होना चाहिए, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा। अब फ़िलहाल जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि सीएमओ का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हम उस सीरीज़ को थोड़ा सा पॉज रखेंगे और छत्तीसगढ़ के या सीजीपीएससी प्री के लिए या उस दृष्टिकोण से जो तैयारी हम कर सकते हैं उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया था, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिया था। मराठा शासन जो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को जोड़ता है, उसे हम आज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे मराठा शासन और उसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मराठा जो शासन था वह काफ़ी ऊपर या उतार चढ़ाव के तरीके से था, जिसमें हम देखते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन आता था। उसके बाद स्वयं मराठा शासकों ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद उन्होंने सूबा शासन व्यवस्था लागू की, जिसके आधार पे उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन आता है, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने मराठा शासकों को संरक्षण प्रदान किया और छत्तीसगढ़ पे शासन किया था। उसके बाद पुनः मराठा शासन आता है। तो आप देख सकते हैं कि कई बार उतार चढ़ाव के साथ छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन रहा है, जिसमें से बिम्बा जी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। शेष जो शासक थे वह छत्तीसगढ़ को एक तरीके से सूबा या फिर ठेकेदारी प्रथा के आधार पर राज करते थे। ठीक है, तो पहले हम मराठा शासन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 मिनट हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और आगे हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, जो सारे नोट्स आपको मिलेंगे वो हैंड रिटेन होंगे और इजी फॉर्म पे होंगे और उतनी ही जानकारियाँ होंगी जितना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ताकि आपको जो समय हमारा व्यर्थ होता है, हमारा जो समय परीक्षा के समय व्यर्थ होता है और हमको रिवीजन करने में जो डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं वो फेस ना करनी पड़े। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं इस वीडियो को बैठ के एडिट नहीं करता कि जो बीच में मुझसे फ्लॉस निकलते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं या ऐसी बातें कहीं पर मेरी ज़ुबान अटक जाती है, तो मैं उन चीज़ों को बैठ के अभी एडिट नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मराठा शासन की, तो मराठा शासन बेसिकली 1741 में यहाँ पे मराठों ने आक्रमण किया था और हमारे जो कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे, या अंतिम शासक नहीं, अंतिम स्वतंत्र शासक थे, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। बेसिकली रघुनाथ सिंह के बारे में हम बात करते हैं कि रघुनाथ सिंह को जब सत्ता प्राप्त हुई थी तो वृद्धावस्था में थे और उनके जो इकलौते पुत्र थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनका वैसे भी शासन से या राजकाज से मोह भंग हो चुका था, तो उन्होंने मराठों के सामने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कुछ समय तक वहाँ पे शासन किया। उसके बाद वो शासन कलचुरी वंश, रायपुर शाखा के कलचुरी वंश की जो शाखा थी रायपुर में, उसमें मोहन सिंह को शासन करने के लिए दिया गया। उसके बाद मोहन सिंह के बाद जो बिम्बाजी भोसले थे उन्होंने स्वयं छत्तीसगढ़ में रहकर शासन करना उचित समझा। तो अगर प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें दो नाम आते हैं, पहला रघुनाथ सिंह का और दूसरा मोहन सिंह का। ईयर याद रखिएगा 1741 से 1757 तक। ठीक है, इसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन आता है, जिसमें प्रमुख शासक हैं बिम्बाजी, चिमड़ाजी, वेंकोजी, परसोजी और अप्पा साहब। इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप इसे 3-4 बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। प्रमुख है जो इसका सन 1758 में मराठा शासन या छत्तीसगढ़ पूर्णतः मराठा शासन के आधिपत्य में आ जाता है और यह चलता है 87 तक, 1787 तक। इसमें बिम्बा जी ने 1758 से 1787 तक शासन किया था। फिर आते हैं चिमड़ा जी, वेंको जी, परसो जी और अप्पा साहब। यहाँ से बिम्बा जी के बाद से सूबा शासन व्यवस्था चालू हो जाती है। ठीक है, 1788 में, ठीक है, 87-88 में मराठा शासकों ने यह निर्णय लिया था कि वह नागपुर में रहेंगे और नागपुर से ही छत्तीसगढ़ में शासन का संचालन करेंगे। इसे सूबा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सूबा शासन व्यवस्था में यहाँ पे सूबेदार रखे जाते थे, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आज के ज़माने के ठेकेदार, जो ज़्यादा बोली लगाता था उसे
उस सूबे का अधिकारी बना दिया जाता था और उसका काम था कि उस सूबे से कर वसूल करके मराठा शासकों को देना और उससे जो प्रॉफिट होता था वो उसे अपने पास रखते थे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो मैं इसे अभी आपको बता देता हूँ, ताकि जब मैं हम सूबा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, हर जो सूबेदार है उसके नाम का पहला शब्द देखना है। मही विट्ठ भवानी के बी दी बी ससिया। ठीक है, आप इसे 3-4 बार रटिए। आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें सूबेदारों का क्रम पूछा जाता है कि कौन से सूबेदार किस क्रम में आए थे, उन्हें क्रम से जमाने के लिए सूबेदारों के नाम दे दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पहले कौन बाद में। तो इस ट्रिक से कम आप वहाँ पे MCQ जो आएंगे उसको टिक लगाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक, तो मही विट्ठ भवानी के बीदी बी सचिया, इनको हम आगे पढ़ेंगे तो समय को ना गवाते हुए हम आगे जाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। देखिए, मराठा जो सत्ता थी वहाँ पे कई बार आपसी क्लेश कलेश के कारण या आपसी द्वेष के कारण जो सत्ता का हस्तांतरण था ऊपर नीचे होता रहता था कि कभी कोई आता था कभी कोई आता था। हम देखेंगे कि कई बार ऐसी भी स्थिति आई है जिसमें अपने छोटे भाई को भी ऐसा मानना है, उसका सबूत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अपने छोटे भाई की भी हत्या कर दी गई थी सत्ता के लालच में। तो जब रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जो थे रघुजी तृतीय वो अल्पायु थे, जिसके कारण उन्हें तो शासन नहीं सौंपा जा सकता था। तो ब्रिटिश जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने यह माना कि अब हम शासन करेंगे लेकिन मराठा शासक के नाम पर करेंगे। तो एक कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशियों का अधिकार था या उन्होंने यहाँ का शासन संभाला था, लेकिन नाम जो चलता था वो मराठा शासन चलता था। तो इनका भी क्रम पूछा जाता है। एडमंड एगेन्यू, हंटर सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड। आपको इसी तरीके से याद रखना है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये याद हो जाता है। अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो ही जाएगा। उसके बाद जब रघुजी तृतीय बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए दिया जाता है। फिर उन्होंने जिलेदार व्यवस्था अपनाई थी और छत्तीसगढ़ में जिले और जिलेदारों की नियुक्ति की थी, उस आधार पर उन्होंने शासन किया था। तो जिलेदार को भी आपको याद रखना है। कृष्ण, अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदु केवट, सखाराम बापू, गोविंद राव और गोपाल राव। इनके क्रम को पूछा जाता है जिन्हें आपको याद रखना है। इसे भी आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिक रखना है तो आप एक कहानी से आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने याद रखा था कि कृष्ण थे, भगवान थे तो अमर रहेंगे, तो कृष्ण के बाद अमृत। ठीक है, एक ही मुस्लिम व्यक्ति है तो अमृत के बाद आपको सदरुद्दीन को याद रखने हैं। ठीक है, सदरुद्दीन के बाद दुर्गा माता से आप याद रख लीजिएगा। दुर्गा, आजकल सहिष्णुता की बातें की जा रही हैं तो एक मुस्लिम तो एक हिंदू। ठीक है, दुर्गा के बाद इंद्र। ठीक है, इंद्र बेसिकली सखा की भांति काम करते हैं ना, कि किसानों के सखा होते हैं वो पानी गिराते हैं, तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद सखाराम। ठीक है, उसके बाद गोविंद और गोपाल। मैं जिस चीज़ में कंफ्यूज हुआ था एक बार एग्ज़ाम में वो था गोपाल पहले आएगा या गोविंद पहले आएगा। तो आपको याद रखना है कि गोविंद पहले और गोपाल बाद में, ताकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ें पहले आने वाली हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आता है, जिसमें जो रघुजी तृतीय थे वह निसंतान थे। तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को अपने कब्जे में रख लिया था। हालांकि छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन आता था, इसलिए छत्तीसगढ़ भी अब ब्रिटिश शासन के अधीन ही आता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष मराठा शासन में 2 शाखाएं थी, हमने पढ़ी थी। रघुनाथ सिंह और जो मोहन सिंह थे वो थे रायपुर शाखा के, लेकिन उन्होंने शासन किया था रतनपुर की शाखा से। ठीक है, और रायपुर में शाखा में अमर सिंह और शिवराज सिंह, जो हमने कल्चुरी वंश में पढ़ रखा है, उनके बारे में है। प्रत्यक्ष मराठा शासन 1858 से 1887 तक चला है। 14 फरवरी 1755 में रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के साथ उनके जो 4 पुत्र थे तो मराठा साम्राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित करके सभी पुत्रों में बांट दिया गया। नागपुर में जानोजी, चांदा में मुधोजी, बरार में साबाजी और छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी। बिम्बाजी ने
पहले दीवान नीलूपंत या नीलकंठ को बनाया, लेकिन बाद में इनसे मोह भंग हो गया तो उन्होंने अपने दीवान घोड़ोपंत को बनाया। तो कथन और कारण में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नीलूपंत से मोह भंग होने के कारण उन्होंने घोड़ोपंत को अपना दीवान बनाया, तो यह सही होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट कहीं पे मैंने एक प्रश्न देखा था, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। रघुजी ने जो उनके 4 पुत्र थे, जानोजी, साबाजी, मूधोजी और बिंबाजी, इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। छत्तीसगढ़ जो मिला वो बिंबाजी को मिला। बिंबाजी ने मूधोजी के पुत्र को गोद लिया, जिनका नाम था चिमणाजी। चिमणाजी की मृत्यु हो गई, या माना जाता है कि वेंकोजी ने उनकी मृत्यु करवाई। इसमें डिबेट है, तो मुझे नहीं लगता कि पीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगा भी। आप बस एक कहानी याद रखिए जो आपको याद करने में आसानी हो। चिमणाजी के बाद आते हैं व्यंकोजी। हालांकि इनकी मृत्यु जो थी रहस्यमयी तरीके से हुई थी, इसलिए संभावना है कि सत्ता के लालच में मृत्यु की हत्या की गई होगी। व्यंकोजी, ठीक है। व्यंकोजी के बाद रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी। परसोजी के बाद अप्पा साहेब। ये याद रखिएगा कि रघुजी द्वितीय का नाम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आता तो है, लेकिन उन्होंने यहाँ से शासन नहीं किया था, वो नागपुर के शासक थे, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों के बारे में बात करें तो बिंबाजी, चिमणाजी, व्यंकोजी, परसोजी और अप्पा साहेब, इनकी डेट को या फिर शासनकाल को याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। बिंबाजी भोसले, इनका नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ में लिया जाता था, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था थी या शासन नीति थी, हालांकि जो रघुनाथ सिंह थे वो अब साजकाज में ध्यान नहीं देते थे, तो छत्तीसगढ़ में सैन्य व्यवस्था बोलिए या न्यायालय की व्यवस्था बोलिए या न्याय व्यवस्था बोलिए, काफ़ी अस्त व्यस्त थी। तो ये आए, इन्होंने उचित न्यायालय का निर्माण करवाया, रतनपुर में सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाया। तो कई स्थापत्य भी इनके नाम पर है रतनपुर में, जैसे मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने, है ना। उसके बाद इनके शासनकाल को देखें तो 1758 से 1787 तक है। प्रथम मराठा शासक थे, संपूर्ण लगान स्वयं वसूल करते थे, यानी कि वो नागपुर के अधीन नहीं आते थे या वो अपने आप को नागपुर के अधीन नहीं मानते थे। हालांकि इन्होंने जो सिक्के चलाए वो नागपुरी सिक्के का ही प्रचलन था। इनका पृथक दरबार, पृथक सलाहकार एवं पृथक सेना थी, और इन्होंने राजधानी रतनपुर को बनाया था, जो मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी थी। स्थापत्य में देखेंगे तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, एक मस्जिद का निर्माण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर, और अमरकंटक में जो नर्मदा माई मंदिर एवं कुंड है उसका भी निर्माण करवाया था। जीर्णोद्धार में दूधाधारी मठ, जिनको बलभद्र दास ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अनेक प्रशासनिक सुधार किए हैं, तो उन प्रशासनिक सुधार में रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण किया, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करवाई, राजनांदगांव तथा खुज्जी में 2 जमींदारियां प्रारंभ की। तो इसे आप राख के नाम से याद रख सकते हैं, राजनांदगांव एवं खुज्जी, ठीक है। तो बिंबाजी को इमेजिन कीजिए और उनके शरीर पर राख लगी हुई है, इस तरीके से इमेजिन किए तो आपको राजनांदगांव खुज्जी याद आ जाएगा। परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं, याद रखिएगा, सूत्रधार परगना पद्धति के सूत्रधार हैं, ठीक है। मोहम्मद खान तरान को मदरगढ़, परगना पद्धति क्या होती है हम आगे बात करेंगे। फिर मोहम्मद खान तरान को मदनगढ़ किले के क्षेत्र के 5 गांव दान में दिए, अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर, किकरदा इत्यादि, ठीक है, पुरस्कार के स्वरूप में दिया था इसे। अब मोहम्मद खान तरान कौन थे, तो वो 200 घुड़सवार और 500 पैदल सेना के नेतृत्व करता थे। इनकी भाषा मराठी, गोंडी, उर्दू और मोड़ी थी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा पीएससी ने पिछली बार, ठीक। इनके शासनकाल में एक यात्री मिस्टर लैंकी आए थे, यह याद रखना है। दशहरे में हम लोग जो स्वर्ण पत्र देते हैं ना एक दूसरे को, उसकी प्रथा भी इन्होंने ही चालू करवाई थी। राजिम लोचन मंदिर और दूधाधारी मठ को गांव दान दिए थे, ठीक है, तो उनसे प्राप्त होने वाला कर इन मंदिरों के रखरखाव में लगता था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787 को हो गई थी। इनके बारे में वर्णन कोलब्रुक की यात्रा वर्णन में मिलता है, ठीक। कोलब्रुक ने जो किताब लिखी थी, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसमें इनका वर्णन मिलता है। इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है। तो इन तीनों पत्नियों ने इनकी मृत्यु के बाद कोई ना कोई काम तो किया होगा, क्या हुआ उनकी पत्नियों का उसे याद रखना है, ठीक।
आनंदीबाई थी जो सत्ता की बागडोर संभालती थी। 87 से 1801 तक इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, मतलब इनके जाने के बाद ये सत्ता में आई थी। और इन्होंने रतनपुर किले के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राम टेकरी मंदिर के प्रांगण में बिम्बा जी की एक हाथ जोड़ती हुई मूर्ति का निर्माण करवाया। और इनके समकालीन शासक बिम्बा जी, चिमड़ा जी और वेंकोजी भोसले थे। इन तीनों को ये जो तीन शासक हैं मराठों के, ये आनंदीबाई के समकालीन थे। ठीक है। उमाबाई, रमाबाई, आप ऐसे याद रखिए कि रमाबाई जो थी वन में रम गई। ठीक है। आनंदीबाई आनंद से शासन करने लगी। और एक जो पत्नी बची उमाबाई, इन्होंने रतनपुर में सती प्रथा के तहत ये सती हो गई थी। इसे याद रखना है। प्रमुख अधिकारी घोड़ो महादेव प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे जो इनके साथ या इनके सहयोग करते थे शासन संभालने में। कृष्ण भट्ट उपाध्याय पंडित थे। मशार नीलहे सह सलाहकार थे। रामचंद्र बख्शी किला या की प्रमुख। कृष्णाजी मोहते राजस्व विभाग। महमूद खां शासन में और कादर खां सेना विभाग में थे। कैसे याद रखना है? तो देखिए, महादेव, देवों के देव महादेव है ना, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। उपाध्याय से आप पंडित याद रख लीजिएगा, उपाध्याय लोग सामान्यतः पंडित होते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। मशार नीलहे, ठीक है, मशार से आप मशान याद रखिए, है ना। आई थिंक ये जो मसाल, मशान नहीं, मसाल है ना, इस तरीके से जो, तो ये क्या करती है? रास्ता दिखाती है ना। सलाहकार भी क्या काम करेगा? रास्ता दिखाने का काम करेगा। ठीक। रामचंद्र बख्शी किला प्रमुख या कीप प्रमुख रखिएगा। रामचंद्र ने रावण के किले को तहस नहस किया था, रिलेट कर लीजिए, मुद्दा है कि आपको एग्जाम में याद आए। कृष्णा जी मोहते राजस्व विभाग में, है ना। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, मैं हो चुका हूँ क्योंकि एक बार कन्फ्यूज़ एग्ज़ाम्स के दौरान, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। महमूद खां जो है वो शासन में है और कादर खां सेना विभाग में है। ठीक। नीलू पंडित सेनापति हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी इसके बारे में। और पांडुरंग सर सेनापति हैं, सैन्य विभाग से संबंधित। इनकी जमींदारियों से कैसे संबंध है उन्हें देख लीजिएगा कि जमींदारों को आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्रता प्राप्त थी, मतलब हस्तक्षेप नहीं होता था। अगर इन्हें कर टाइम टू टाइम मिल रहा है और अच्छा कर मिल रहा है तो ये उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है। प्रमुख 32 जमींदारों से लगभग 68,721 रुपये का वार्षिक कर प्राप्त होता था। धमधा, खैरागढ़, कांकेर, कोरबा, चांपा, ये कुछ जमींदारियाँ थी। इन्हें एक बार देख लीजिएगा कि जैसे धमधा के जमींदार ने जल समाधि ले ली थी, इन्होंने विद्रोह किया, फिर बिम्बा जी के डर से जल समाधि ले ली थी। सर्वाधिक कर जो खैरागढ़ चुकाता था। कांकेर जो टकोली नहीं देता था लेकिन उसके बजाय सैन्य मदद करता था। कोरबा की जिम्मेदारी जब्त कर ली गई थी क्योंकि उसने विद्रोह किया था। और चांपा के जमींदार को दीवान कहा जाता था। अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है तो यह आपको पता होना चाहिए। पंडरिया, चांग बकार, सरगुजा, इन्होंने पहले टकोली देने से मना किया लेकिन बाद में इन्हें विवश किया गया टकोली देने के लिए। और बस्तर का भी यही हाल था। ठीक है, टकोली दिया जाता था बस्तर के द्वारा। इसके बाद है इनका वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, तो रेयर राम बापू रेवा राम की किताब तारीख़ है वंशी में तथा शिवदत्त शास्त्री की किताब इतिहास समुच्चय में बिम्बा जी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, इन्होंने पंडित पंचकौड़ को वार्षिक अनुदान देने का आदेश जारी किया था। पंडित पंचकौड़ महामाया मंदिर में पुजारी रहे होंगे, कहीं मैंने किसी बुक में पढ़ा था, हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर है चिमड़ा जी भोसले। ठीक है, चिमड़ा जी की जो शासन किया था वो था 1787 से 1788 ईस्वी में। बिम्बा जी की कोई पुत्र नहीं थे, इन्होंने इसलिए अपने भाई मूधो जी के द्वितीय पुत्र चिमड़ा जी को गोद लिया। ठीक है, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर का जीर्णोद्धार करवाया। इनकी मृत्यु 1788 ईस्वी में हुई। ठीक है, माना जाता है कि इनकी मृत्यु में रघुजी द्वितीय का हाथ था सत्ता की लालच में। अगर मैंने भूलवश चिमड़ा जी की मृत्यु में वेंको जी का हाथ बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा, मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बोल के आया हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि माना जाता है कि इनकी मृत्यु पे रघुजी द्वितीय का हाथ था। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई तो सत्ता किसको प्राप्त हुई? वेंको जी भोसले को, जो छोटे थे। हालांकि जो रघुजी द्वितीय थे वो नागपुर से शासन करते थे, तो छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए कोई तो चाहिए, तो वेंको जी भोसले। फिर इन्होंने 1788 से 1811 ईस्वी तक शासन किया। इनकी उपाधि धुरंधर थी। मूधो जी के पुत्र व रघुजी द्वितीय व चिमड़ा जी के भाई थे। इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है,
सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी अगर प्रश्न पूछता है तो व्यंकोजी भोसले को याद रखिएगा। इन्होंने अपने शासनकाल में केवल 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अधीन सूबेदार तो महिविट भवानी के बीडीवी शशिया, इस तरीके से आपको याद रखना है सूबेदार में। इनके अधीन कौन कौन से सूबेदार थे तो महीपत, विट्ठलराव भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकोजी पिंडरी, धीरो कुल्लूकर और बिकाजी गोपाल। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर मिस्टर जे.टी. ब्लंट ने यात्रा की थी 1790 में। रायपुर की यात्रा फॉरेस्टर ने की थी और ब्लंट ने 31 मार्च और 13 मई 1795 में रायपुर एवं रतनपुर की यात्रा की थी। ठीक है। साम्राज्य विस्तार में इनका जो साम्राज्य था वो बस्तर व संबलपुर क्षेत्र तक विस्तृत था। इनकी मृत्यु 1811 में बनारस यात्रा के दौरान हो गई थी। फिर याद रखिएगा परसों जी बाला साहेब भोसले 1811 ईस्वी थे 1816 ईस्वी तक। इनके अधीन सूबेदार बिकाजी गोपाल याद रखिएगा। परसों जी मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रशासन के योग्य नहीं थे, जिसके कारण अप्पा साहब जो वेंको जी के पुत्र थे ने शासन संभाला था। अप्पा साहब ने जेनकिंस से षड्यंत्र कर परसों जी की हत्या करवा दी और अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली 27 अप्रैल 1816 में। ठीक है। 1 फरवरी 1817 में परसों जी की हत्या हो गई और इनकी पत्नी जो थी काशीबाई वो सती हो गई। फिर अप्पा साहब भोसले आते हैं जो 1816 में 1818 ईस्वी तक है। अप्पा साहब का षड्यंत्र ये था कि ये परसों जी की हत्या करवा देंगे और सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। हालांकि अंग्रेज़ों ने इनके इस षड्यंत्र पे या इनकी इच्छा पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को सत्ता मिल चुकी थी, है ना। उन्हें सत्ता चाहिए थी, वो छत्तीसगढ़ या भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करना ही चाहते थे, जिसके कारण अप्पा साहब ने अब अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू किया और इस वजह से युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का, है ना, जिसे सीताबर्डी की लड़ाई या सीताबर्डी का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद फिर संधि करनी पड़ी थी इन्हें मजबूरन। तो 27 नवंबर 1817 को सीताबर्डी की लड़ाई हुई, जिसमें अप्पा साहब पराजित हो गए। प्रमुख यूरोपीय यात्री के लिए याद रखिएगा बिम्बाजी, मिस्टर मॉन्ट 1766 और अलेक्जेंडर इलियट। ठीक है। तो बिम्बाजी के समय मॉन्ट और इलियट याद रखिएगा। आनंदीबाई के समय महिपत राव दिनकर ये सूबेदार थे। ठीक है। तो आनंदीबाई बोलिए या फिर महिपत राव दिनकर के समय, देखिए महिपत कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में, ये याद रखिएगा। और एक लौकी या लैंकी याद रखिए कि फॉरेस्ट जंगल घूमने गए थे, वहाँ से लौकी मिली, उसे लेकर आ गए। तो रिलेट करना सीखिए कि किसे किसके साथ याद रखना है। याद आप सब रख लेंगे, मुझे पता है कि अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो आपको याद रह जाएगी, वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो भी याद रह जाएगा। समस्या तब आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि किन चीज़ों को कहाँ पे याद रखना है। फिर है व्यंकोजी भोसले। ठीक है। व्यंकोजी भोसले के समय विट्ठलराव दिनकर और केशव गोविंद दो सूबेदार थे। विट्ठलराव दिनकर के साथ जे.टी. ब्लंट और केशव गोविंद के साथ कोलब्रुक। तो ये के को मैं याद रख लिया था, जिससे एक बार सवाल बन भी गया था मुझसे इस तरीके से। ठीक। अब चलिए बात करते हैं सूबा शासन व्यवस्था की कि सूबा शासन था क्या। बेसिकली जो शासक होते थे वो नागपुर में रहते थे और छत्तीसगढ़ को ठेके पे दिया जाता था। तो जो ज़्यादा पैसा देता था उसे वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता था। इस व्यवस्था को सूबा शासन व्यवस्था कहते थे, जो 1788 से 1818 ईस्वी तक चली, जब तक अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप नहीं हुआ। ठीक है। मुख्यालय रतनपुर, सूत्रधार वेंकोजी भोसले। ये शासक न होकर मराठों को केवल प्रतिनिधि मात्र होते थे, जिन्हें सारे अधिकार प्राप्त होते थे। इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात मानिए मेरी, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इससे प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। महिविट्ट भवानी के बीडीवी शशिया। ठीक है। देखिए अगर मेरे बोलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जी जस्ट अगर दूसरी क्लास लेनी है, 9 बजे चालू होने वाली है और अभी बज गए हैं 9 2 मिनट बाकी हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसे जल्दी से। फिर पहले महिपत राव जो 1788 से 1790 ईस्वी तक, है ना। आनंदीबाई की मृत्यु 9 मई 1788 को हो गई थी। प्रथम सूबेदार थे 17 मई 1790 को फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री का आगमन हुआ था रायपुर में। इनका आनंदीबाई के साथ संघर्ष हुआ था। रायपुर में बूढ़ा ताल का निर्माण करवाया था। फिर है विट्ठलराव दिनकर। ठीक है। विट्ठलराव दिनकर का 90 से 96
इसे याद रखिएगा। मिस्टर J.T. ब्लंट 31 मार्च 1795 रायपुर, 13 मई 1795 रतनपुर में इन्होंने यात्रा की थी। इन्हें परगना पद्धति के जन्मदाता एवं लागूकर्ता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क देता हूँ कि परगना पद्धति के सूत्रधार किसे माना जाता है। बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो फिर से जाके देखिए वीडियो, फिर क्या कर सकते हैं उसमें। 1790 परगना पद्धति के जन्मदाता या परगना पद्धति को लेकर आया। परगना प्रमुख को कमाविंसदार कहा जाता था। जैसे हम अभी जिलों में बांटे जाते हैं, छत्तीसगढ़ को जिलों में बांटा गया है, उसी तरीके से 27 परगनों में बांटा गया था छत्तीसगढ़ को। जो 36 गढ़ थे उन्हें 27 परगनों में विभाजित किया गया और हर एक परगने में कमाविंसदार को बैठा दिया गया। गौटिया का पद यथावत रखा गया था, जो कमाविंसदार को सहायता करता था शासन करने के लिए या कर वसूलने के लिए। इन्हीं के समय भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था 1795 में। इसके संघर्ष के बारे में अलग से पढ़ेंगे। भवानी कालू सबसे छोटा कार्यकाल था, ठीक है। अब भवानी कालू को सूबा शासन व्यवस्था में सूबेदार बनाकर भेजा गया, लेकिन ये बोले नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं एक और आदमी को भेजता हूँ जो मेरे अंडर में काम करेगा और इस तरीके से। तो इस कारण, अब वो आदमी कौन था, कोड़ो विष्णु, तो इस कारण इन्हें हटा दिया गया वापस। तो सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। जैसे ही सबसे छोटा कार्यकाल आएगा उसके बाद जस्ट आते हैं सबसे बड़े कार्यकाल वाले, वो है केशव गोविंद, ठीक है। 1797 1808 ईस्वी में सर्वाधिक शासनकाल इनके समय कोलबुर्ग का आया था। 99 में संबलपुर का क्षेत्र जीता इनके शासनकाल में। सरगुजा व छोटा नागपुर के मध्य विवाद हुआ। ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा एक बार, ठीक है। सरगुजा पता है ना कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। नहीं बना, बहुत दिन बाद बना रहा हूँ तो, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ सरगुजा पड़ता है, तो यहाँ पे विवाद हुआ था। इन्हीं के समय पिंडारियों का आक्रमण या पिंडारी बेसिकली होते क्या थे, लुटेरे होते थे जो राह चलते यात्रियों को लूट लिया करते थे, है ना। लगभग 25,000 लुटेरों का झुंड होता था, जिसमें प्रमुख को लहवरिया कहा जाता था। पेंड्रा इनका प्रभाव 1806 और 10 ईस्वी में सर्वाधिक था। प्रथम आक्रमण केशव गोविंद के सामने हुआ था। सर्वाधिक आतंक बिकाजी गोपाल और जो अंत हुआ था इनका वो यादवराव दिवाकर के टाइम पे हो गया था 1818 ईस्वी में। फिर बिकोजी पिंडी दीरो कुल्लूकर, सिर्फ सन याद रखिए। बिकाजी गोपाल जिसे भीखा बाबू भी कहा जाता है, सन याद रखिए, ठीक है। इनके समय पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम सीमा पे थी। इन्होंने सरगुजा रियासत की जमींदारी में हस्तक्षेप किया था, बेसिकली उत्तराधिकार के मामले में। फिर छोटा नागपुर और सरगुजा जमींदारी के बीच सीमा विवाद को सुलझाया था, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता थी क्योंकि इनके समय पे बहुत सारे शासकों की मृत्यु हुई थी, लगातार आए गए वाली चीज़ें। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इनके शासनकाल में हुई थी। वेंको जी की मृत्यु हो गई थी, रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, परसों जी भोसले की मृत्यु हो गई थी, अप्पा साहब की सहायक संधि कर ली थी, ठीक है। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग पर भोसला प्रशासन को कमज़ोर करने का आरोप लगा था। फिर है सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। सखाराम हरी की मृत्यु या हत्या रतनपुर निवासी के कारण गोली मारकर कर दी गई थी, इसे याद रखिएगा। फिर है यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार, पिंडारियों का अंत, है ना। और ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। फिर है ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा, ठीक। अब जो रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई उसके बाद जो रघुजी तृतीय थे वो अल्पायु थे, जिसके कारण ब्रिटिश शासन है और बोले हम शासन करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुमको संरक्षण प्रदान करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हुई थी। रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, बांकाबाई, और सलाहकार धर्मजी, शासक परसोजी छत्तीसगढ़ में, ठीक। सहायक संधि हुई हेस्टिंग और अप्पा साहब के बीच 27 अप्रैल 1800, इस डेट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1816 परसों जी की मृत्यु भी हुई थी और काशीबाई सती हो गई थी, है ना। 21 अप्रैल 1817 को रघुजी तृतीय जो थे और अल्पायु थे, जिसके कारण सत्ता किसको मिली, अप्पा साहब को। सीताबर्डी का युद्ध हुआ 27 नवंबर को। 6 फरवरी को अप्पा साहब और जेनकिंस के मध्य समझौता हुआ और 31 मई 1818 को रायपुर के जेनकिंस रेसिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा की गई थी, ठीक। इस लाइन को याद रखिएगा। और अप्पा साहब की मृत्यु 1840 में हुई थी, 40 वर्ष की उम्र में, इसे याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं ब्रिटिश अधीक्षक की। तो एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस विल्किंसन क्राफर्ड। एडमंड 1818 ईस्वी में प्रथम सुपरिटेंडेंट थे। इनकी राजधानी रतनपुर थी। इनके शासनकाल के समय विद्रोह हुआ था, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। अप्पा साहब ने प्रेरणा दी थी। अब देखिए अप्पा साहब की मनोदशा ऐसी थी कि वो सोचे थे अब शासन मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और
डोंगरगढ़ के जमींदार को उकसाया कि चलो भाई तुम संघर्ष करो या विद्रोह करो, क्यों बात मान रहे हो उनकी, है ना। इसका दमन एडमंड द्वारा खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राम की सहायता से किया गया और खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ की जमींदारी दे दी गई। फिर आते हैं एगेन्यू। ऐसे याद रखिए आप, एडमंड एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, रट लीजिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर पीवास एगेन्यू 1818 से 1825 ईस्वी में। याद क्या रखना है, राजधानी रायपुर हो गई, पहले रतनपुर थी। और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। जो 27 परगने थे अभी, उन्हें 8 परगनों में सीमित कर दिया गया। बाद में एक नवा परगना बनाया, बालोद, 1820 में। फिर रतनपुर, रायपुर परगनों को याद रख लीजिए, प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन अब पूछेगा, है ना। रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खड़ौत, राजहरा, और लास्ट में एक बना था बालोद। सबसे बड़ा था हमारा रायपुर और सबसे छोटा था राजहरा और सबसे नया था बालोद। ये भी गलत लिखा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, बालोद, ठीक है। उसे सुधार दूंगा मैं, या आप सुधार लीजिएगा, जैसा भी, इतना अपन मांडली कर लेते हैं। फिर है प्रशासनिक सुधार। पटेल का पद समाप्त लेकिन गौटिया का पद यथावत रखा गया था। इन नए पदों पर नियुक्ति की थी बरार पांडे, पोद्दार और अमीन। भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में वसूल करने का प्रावधान था। प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पांडा नामक अधिकारियों की नियुक्ति गई थी। बस्तर एवं जयपुर ओडिशा जमींदारी के मध्य कोटपार परगना संबंधी विवाद को सुलझाया। कुछ अन्य जो सुधार थे वो थे, सोना खान जमींदारी को पुनः प्राप्त किया, सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था की, मुद्रा विनिमय को बढ़ाया। उसके पहले ऐसा होता था ना कि सामान के बदले सामान दिया जाता था, तो मुद्रा विनिमय को बढ़ाया, उसमें इनका हाथ था। इनके समय महारसिया और एक विद्रोह था हमारा नवा सावंत भारती का विद्रोह। ये 2 विद्रोह याद रखिएगा, इससे प्रश्न मेंस में भी बन चुका है, ठीक है। तो नवागढ़ के जमींदार थे, महान रसिया परिवार से थे, इनको जमींदारी चाहिए थी लेकिन दी नहीं गई थी, और कुछ पैसे 300 रुपये मासिक भत्ते के आधार पर इनको पेंशन दी जाती थी, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया था। और एक सावंत भारती का विद्रोह याद रखिएगा। कुछ अन्य विद्रोह, 1818 नवागढ़ महारसिया के समय, 1818 से 25 में गोंड विद्रोह गोंड राजा के समय हुआ था, 1819 में हुआ था, 1824-25 में हुआ था। सोनाकान विद्रोह रामसाय, इनके बारे में हम डिटेल में आगे देख लेंगे जब हम विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। जेनकिंस ने 1818 ईस्वी में रतनपुर की यात्रा की थी और एगेन्यू और महिपाल देव की भेंट 1819 से धमतरी राजौर में हुई थी। इसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लिटरली लग रहा है कि ये प्रश्न बन सकता है। फिर हंटर और सैंडिस, ठीक है, सैंडिस को ऐसे सैंडविच याद रखिएगा, तो मैं बताता हूँ क्यों अभी याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ये अधिक अधिकार संपन्न था, इसको दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। 25 से 28 ईस्वी में इन्हें डाक तारक व्यवस्था और ताहुददारी प्रथा की शुरुआत की थी, जिसके कारण इन्होंने लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहुददारियों को बनाया था। बस्तर, कांकेर और जयपुर कर राज्यों के बीच विवाद को सुलझाया। तो है ना, सैंडविच में ऐसे बीच में लेयर्स होती हैं ना, तो इनके बीच में मांडुली करने के लिए या फिर उनके विवाद को सुलझाने के लिए ये जाने जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है। बस्तर और करौत कालाहांडी के बीच विवाद को सुलझाया, तो इस तरीके की बातों को याद रखिए। फिर अंग्रेज और रघुजी द्वितीय के मध्य एक समझौता हुआ 13 दिसंबर 1826 में, जिसमें बोले मैं बड़ा हो गया हूँ भाई, मुझे वापस कर दो मेरा शासन। तो बोले हाँ ठीक है कर देंगे। तो एक समझौता हुआ 13 दिसंबर 1825 को, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासन दिया गया था वो 6 जून 1830 को दिया गया था, ठीक है। सरकारी कामकाज का माध्यम इंग्लिश बना दिया गया। 1 मई 1828 को ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया गया। फिर विल्किंसन और क्राफर्ड माने जाते हैं। विल्किंसन के बारे में कुछ नहीं याद रखना है सिर्फ सन के अलावा, और क्राफर्ड अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ 27 दिसंबर 1829 को। अधिकारी कृष्णराव अप्पा को भोसले का सत्ता का हस्तांतरण हुआ, क्षमा कीजिएगा, अधिकारी कृष्णराव अप्पा को भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया 6 जून 1830 को। अब सत्ता का हस्तांतरण हो गया तो पुनः भोसला शासन आ जाएगा, है ना, मराठा शासन आ जाएगा। 1820 में नहीं 1830 में मैं ना आपको एक नया पीडीएफ भेजूंगा। हालांकि ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक नया पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को, आज नहीं कल, जिसमें ये करेक्शंस मैं कर दूंगा। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था जो मैंने ये सब किया। 1830 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, है ना।
अब ये थोड़े से उदार स्वभाव के थे, इन्होंने बोला हाँ भाई उनका अधिकार है, तुमको दे देना चाहिए। तो इस तरीके से 6 जून 1830 को क्राफर्ड ने, जो छत्तीसगढ़ में थे ना, विलियम बेंटिक के भारत के हैं और क्राफर्ड छत्तीसगढ़ के लिए, तो क्राफर्ड ने सत्ता का हस्तांतरण किया रघुजी तृतीय को। जिलेदारों के माध्यम से शासन करने का निर्णय लिया गया। ताहूदारी, 2 ताहूदारियाँ सिलपुर और लवन 1843 से 1848 में, से नहीं 1843 और 1848 में 2 ताहूदारियों का निर्माण कराया गया। सुधार कार्य याद रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया, नरबलि प्रथा पर रोक लगवाई। ठीक है, जो नरबलि प्रथा थी वो बस्तर और करौद, करौद बेसिकली ना कालाहांडी क्षेत्र को बोला जाता है, वहाँ पे नरबलि प्रथा प्रचलित थी। दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी, तो वहाँ पर रोक लगवाई। इसका उल्लेख न एकमात्र उल्लेख नरबलि का छिंदक नागवंशी शासक मधुरांतक देव के राजपुर ताम्रपत्र में प्राप्त होता है। हम जब छिंदक नागवंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको याद होगा कि इस बारे में बात की थी। अधिकारी कौन थे, तो कैंपबेल। अब मैंने कैसे याद रखा था इसे कि जहाँ पे नरबली होती थी वहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए और तब तक नहीं हिले जब तक वो नरबली प्रथा बंद नहीं हो गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठगों का दमन किया था 1830 में। ठीक है, ठगों के मुखिया जो थे वो सलावस, दाहोस में प्यारे जमादार, हीरा नायक और उमर खां, इन्हें माना जाता था। एक नाम देवलावर खां भी याद रखिएगा। इसका दमन बेंटिक के आदेश पर स्लीमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनके बच्चों के लिए औद्योगिक विद्यालय भी खोला गया था। फिर आती है जिलेदार व्यवस्था। इन्होंने जिलेदारों के माध्यम से या जिल्हेदारों के माध्यम से शासन करने का निर्णय लिया। जो क्षेत्र होते थे उन्हें जिलों में कन्वर्ट किया गया, जिलों में डिवाइड किया गया और उसके प्रशासक को जिल्हेदार कहा गया, जिसका मुख्यालय रायपुर था और नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। ठीक है, जिल्हेदारों का क्रम याद रखिएगा। कृष्ण, अमरीश, सदरुद्दीन, दुर्गा, इंदुक, सखा, गोविंद, गोपाल। ठीक है, एक कहानी चलाइए, आप कृष्ण जी को इमेजिन कीजिए वो अमर है, तो कृष्ण और अमर हो गए। अब किसी एक मुसलमान व्यक्ति को याद कीजिए जो सदरुद्दीन है। ठीक है, अब मुसलमान व्यक्ति को याद कर लिया आपने, अब एक हिंदू देवी को याद कर लीजिए, दुर्गा। ठीक, अब दुर्गा याद कर लिए तो इंद्र याद कर लीजिए कि हाँ वो विनती करने जा रहे हैं दुर्गा माता के पास। अब इंद्रदेव सखा है ना। अब सखा, सखा, अच्छा हम ऐसे याद रखिए कि सखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है यार, गोविंद का, है ना। सुदामा गोविंद की जो मित्रता थी वो बहुत फेमस थी, तो गोविंद याद रख लीजिए। फिर गोपाल याद रख लीजिए, गोविंद कृष्ण जी का ही नाम है। तो याद रखिए आप, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े कीजिए, लेकिन याद रखिए। फिर जो अंत हुआ इसका वो हुआ 1854 में, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं थे और चार्ल्स इलियट ने सॉरी इलियट नहीं, डलहौजी की हड़प नीति के तहत चार्ल्स इलियट ने इसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, विद्रोह याद रखिएगा, इसके समय विद्रोह हुए थे। इनके समय में धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह हुआ 1830 में। बदरगढ़ की क्रांति हुई थी 1833 से 45 में। तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 में और मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 63 में। फिर है धमधा विद्रोह। धमधा के गोंड जमींदार ने विद्रोह किया था, जिसका दमन कृष्णराव अप्पा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर किया था। ठीक है, उसके बाद बदरगढ़ का विद्रोह हुआ था 1833-45 के बीच में, जिसके नेतृत्व करता थे अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह। दमन हुआ था रायगढ़ रियासत के जमींदार देवनाथ सिंह के सहायता से। इन्होंने अंग्रेजों ने इनसे कहा, इन्होंने उनका दमन कर दिया और जो बदरगढ़ की जमींदारी थी वो देवनाथ सिंह को दे दी गई, है ना। यही तो लालच दिया जाता था कि तुम उसको हरा तो हम वो जमींदारी तुमको दे देंगे। और अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पे शासन किस तरीके से किया था, यही रीज़न था। 1845 में बलराम सिंह को माल खरौच सहित 5 गांव दान में दे दिए गए, समझा दिया गया, समझा बुझा के, तो उतने गांव उनको दे दिए गए। ठीक है, रघुजी, अब कुछ बातें जो आप याद रख लीजिएगा। रघुजी तृतीय की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 को हुई थी, 47 वर्ष की आयु में। अप्पा साहब की मृत्यु कब हुई थी वो याद कीजिए अभी। यह भी यहाँ की अधिकतर फसलों को, है ना, यहाँ की अधिकतर फसलों को कामठे में स्थित ब्रिटिश सेना के लिए भेजा जाता था। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स है ना, ये मैं करेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको पीडीएफ भेजूँगा। अभी नहीं भेजूँगा, ये गलत पीडीएफ नहीं जाना चाहिए आप तक। ठीक है, हो सकता है काम में बहुत व्यस्तता के कारण मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा है। हाँ खैर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारा रोड मैप क्या होगा, तो हम छत्तीसगढ़ को ख़त्म करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। छत्तीसगढ़ के बाद
मैं 2 चीज़ें सोच रहा हूँ। पहला, या तो आर्थिक सर्वेक्षण की एक सीरीज़ ले आऊँ, ठीक है? या फिर संविधान, इसके शॉर्ट नोट्स। संविधान में हम दृष्टि पब्लिकेशन को नहीं ना, सॉरी, दृष्टि पब्लिकेशन को नहीं, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की बुक को इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के प्रेफर करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको, क्योंकि संविधान में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे बन रहे हैं, और लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना टफ टास्क है। तो एक बुक या एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा संविधान का, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण का, दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक है? दोनों में से कोई एक, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बोलते हैं। मुझसे बात करने के लिए आपके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? और एक दूसरी चीज़ कि एक लॉन्ग वीडियोस जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके रिवीजन के लिए, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो उस पर भी काम चल रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि कुछ भी चीज़ें, जो इनिशिएटिव हमारे द्वारा लिए जाते हैं, आप तक मिल जाए। अभी की वीडियो मुझे पता है काफ़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी में बनाई गई, क्योंकि वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी था और इसे ख़त्म करना भी ज़रूरी था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।